हेलो दोस्तों, भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अगर मेरी बेकार सी आवाज़ को इग्नोर करके ये वीडियो पूरी देख ली पेन पेपर के साथ, तो विश्वास कीजिए यहाँ आपको वो सब एक ही जगह मिल जाएगा जो 2-3 किताबों में ढूंढते हो। पूरी वीडियो देखकर अगर आपको लगे कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बता देना। वीडियो को लाइक और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की, जो वारंगल में काकतियों के सामंत थे और बाद में काम्पिली राज्य में मंत्री बने। बहाउद्दीन गुरशस्प विद्रोही को शरण देने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली पर आक्रमण किया। वहीं इन दोनों भाइयों को भी बंदी बना लिया गया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें दक्षिण में विद्रोह शांत करने के लिए भेजा गया, जहां उनके गुरु विद्यारण्य के प्रयत्न से उनकी हिंदू धर्म में वापसी हुई। इन दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित विजयनगर शहर की स्थापना की। अपने गुरु वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार विद्यारण्य तथा सायण से प्रेरणा प्राप्त की। 1336 ईस्वी में स्थापित इस साम्राज्य के प्रथम वंश का नाम इन दोनों भाइयों ने अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों ने शासन किया: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुगोंडा और चंद्रगिरी हैं। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी या हस्तिनावती है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला वंश संगम वंश रहा, जिसका काल है 1336 से 1485 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर प्रथम है, जिसका शासनकाल 1336 से 1356 ईस्वी है। उसने अपनी पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाई और बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। 1346 में उसने होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। हरिहर ने मदुरा की सल्तनत पर विजय प्राप्त की और उस पर भी अधिकार कर लिया। हरिहर के बाद उसका उत्तराधिकारी बुक्का प्रथम हुआ, जिसका काल 1356 से 1377 ईस्वी है। यह हरिहर का उत्तराधिकारी और भाई था और यह 1346 ईस्वी से ही संयुक्त शासक के रूप में शासन कर रहा था। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने मदुरई, तमिलनाडु को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। अब विजयनगर साम्राज्य का प्रसार दक्षिण भारत में रामेश्वरम तक हो गया। मदुरा विजयम गंगा देवी की रचना है। गंगा देवी बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन की पत्नी थी। इसमें बुक्का द्वारा मदुरा विजय का वर्णन किया गया है। बुक्का ने 1367 ईस्वी में बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ भी युद्ध किया और उसके साथ समझौता किया। कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के दोआब, जिसे रायचूर दोआब भी कहते हैं, इस दोआब के संदर्भ में यह युद्ध और समझौता हुआ था। इसी युद्ध में दोनों ओर से दक्षिण भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया गया था, अर्थात दक्षिण भारत में सर्वप्रथम गोला बारूद का प्रयोग इसी युद्ध में हुआ था, जो बुक्का प्रथम और बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम के मध्य 1367 ईस्वी में लड़ा गया था। धार्मिक दृष्टि से बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, परंतु उसने जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, अतः यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों की नवीन टीकाएं लिखवाईं तथा तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। बुक्का प्रथम के समय कृष्णा नदी बहमनी और विजयनगर राज्य की सीमा बन गई। बुक्का प्रथम को 3 सागरों का स्वामी कहा जाता है,
यह 3 सागर हैं, पूर्वी सागर, पश्चिमी सागर और दक्षिणी सागर। इसके बाद अगला शासक हुआ हरिहर द्वितीय, 1377 से 1404 ईस्वी। इसने महाराजाधिराज, राजाधिराज, राज परमेश्वरम, राज व्यास और राज वाल्मीकि की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल करने वाला शासक भी हरिहर द्वितीय ही था। रायचूर दोआब को लेकर उसका बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी से युद्ध हुआ, लेकिन इसमें फिरोज शाह बहमनी ने हरिहर द्वितीय को पराजित कर दिया। रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दोआब को कहा जाता है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीन लेना था। हरिहर द्वितीय शिव की विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। सायण इसका मंत्री था। यहाँ मैं एक तथ्य और जोड़ दूं, सायण बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय दोनों का ही मंत्री था। हरिहर द्वितीय ने विद्यारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा है। अगला शासक हुआ है देवराय प्रथम, 1406 से 1422 ईस्वी। गद्दी प्राप्त करते ही फिरोज शाह बहमनी के साथ देवराय प्रथम का सोनार बेटी नामक युद्ध हुआ, जिसमें देवराय प्रथम की पराजय हुई और उसे 10 लाख का हर्जाना देना पड़ा। इसी के साथ उसे सुल्तान फिरोज शाह के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी करना पड़ा और दहेज के रूप में उसने दोआब क्षेत्र में स्थित बांकापुर भी दे दिया। देवराय प्रथम को अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है। 1410 ईस्वी में उसने तुंगभद्रा पर बांध बनवाकर अपनी राजधानी विजयनगर तक नहरें निकलवाईं। इससे राजधानी में जल का अभाव समाप्त हो गया। इसी के समय विजयनगर दक्षिण भारत में विद्या का केंद्र बन गया। देवराय प्रथम के शासनकाल में इतालवी यात्री निकोली कोंटी विजयनगर आया था। देवराय प्रथम ने ही सर्वप्रथम तुर्की धनुर्धरों को सेना में शामिल किया। कालांतर में देवराय द्वितीय और राम राय ने भी इसी नीति का अनुसरण किया। देवराय प्रथम ने नगर के चारों ओर दीवारें और रक्षा मीनारों का निर्माण कराया। देवराय प्रथम के बाद अल्पकाल के लिए रामचंद्र और विजय प्रथम शासक बने। विजय प्रथम को बुक्का तृतीय भी कहा जाता है। इसके बाद शासक बना देवराय द्वितीय, 1422 से 1446 ईस्वी। यह संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। इस शासक के अभिलेख संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त होते हैं। संगम वंश के विकास का यह चरमोत्कर्ष काल रहा है। इसे इम्माडी देवराय, प्रौढ़ देवराय और महान देवराय जैसे नामों से जाना जाता है। जनता द्वारा इसे इंद्र का अवतार कहा गया है। अभिलेखों में उसके लिए गज बेटकर अर्थात हाथियों के शिकारी नामक उपाधि का उल्लेख हुआ है। अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने और बहमनियों की बराबरी करने के लिए उसने सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीरें प्रदान की। देवराय द्वितीय के समय फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। देवराय द्वितीय ने कुरान को सामने रखकर मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की थी। इसने तुर्की धनुर्धरों के लिए मस्जिदों का निर्माण करवाया। इसके सिंहासन के एक ओर पवित्र कुरान और दूसरी ओर पवित्र वेद रखे होते थे। इसके काल में दरबार में 34 कवियों को संरक्षण प्रदान किया गया था। दिमा इसका दरबारी कवि था। देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक था और स्वयं उसने संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानिधि और वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी है। इसके पश्चात विजय द्वितीय अल्प समय के लिए शासक बना और उसके पश्चात अगला संगम वंश का शासक हुआ मल्लिकार्जुन,
1446 से 1465 ईस्वी इसे भी प्रौढ़ देवराय की उपाधि प्राप्त थी। इसके शासनकाल में संगम वंश का पतन आरंभ हो गया। चीनी यात्री माहुआन इसी के शासनकाल में विजयनगर आया था। मल्लिकार्जुन ने भी गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। संगम वंश के बाद अगला वंश आता है सालू वंश, 1485 से 1505 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य के एक शक्तिशाली सामंत नरसिंह सालू ने 1485 ईस्वी में राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार संगम वंश का अंत हुआ और सालू वंश की स्थापना हुई। नरसिंह को प्रथम बलापहार कहा जाता है। बलापहार का मतलब होता है राज्य का अपहरण कर लेना, क्योंकि इसने संगम वंश से राज्य का अपहरण करके सालू वंश की स्थापना की थी। नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की। यह अपने वंश का एकमात्र शासक था, अर्थात सालू वंश में केवल एक ही शासक हुआ है। नरसिंह सालू ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षक के रूप में नरसा नायक को नियुक्त किया। अवसर पाकर नरसा नायक ने संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया और विजयनगर का वास्तविक शासक बन गया। नरसिंह सालू का पुत्र इम्माडी नरसिंह के वयस्क होने पर उसका अपने संरक्षक नरसा नायक के साथ विवाद प्रारंभ हो गया। इस पर नरसा नायक ने उसे पीनूकोंडा के किले में नज़रबंद कर दिया। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालू वंश के नरसिंह सालू के पुत्र इम्माडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश तुलु वंश की स्थापना की। तुलु वंश का काल रहा है 1505 से 1570 ईस्वी। नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था। इसे विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलापहार कहा गया, क्योंकि इसने भी राज्य का अपहरण कर लिया और इसने सालू वंश का अंत करके तुलु वंश की स्थापना की थी। वीर नरसिंह के विरुद्ध विजयनगर में व्यापक असंतोष व्याप्त था। वीर नरसिंह अपने शासन के 4 वर्षों में आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमणों का मुकाबला करता रहा। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका भाई कृष्णदेवराज सिंह सिंहासन पर बैठा। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी है। यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महानतम शासक हुआ है विजयनगर साम्राज्य का, अर्थात चारों वंशों में सबसे महानतम शासक और परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शासक भी कृष्णदेव राय ही है। इसकी उपाधि आंध्र भोज, अभिनव भोज, तेलुगु भोज, आंध्र पितामह, यवनराज स्थापनाचार्य हैं। संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में महानतम एवं भारत के महान शासकों में से एक है। इसने विजयनगर साम्राज्य को समृद्धि और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। कृष्णदेवराय बड़ी विषम परिस्थितियों में सिंहासनरूढ़ हुआ था। सामंत शासकों का विद्रोह यानी कि आंतरिक विद्रोह, उड़ीसा के गजपति शासक द्वारा उदयगिरी के क्षेत्रों पर अधिकार और बीजापुर की महत्वाकांक्षाएं जैसी समस्याएं उसके सम्मुख थीं। सर्वप्रथम उसने आंतरिक विद्रोहों का दमन किया। उसके पश्चात 1513 में गजपति शासक से उदयगिरी वापस जीत लिया। 1520 में उसने बीजापुर को पराजित करके संपूर्ण रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। यह उसकी राजनीतिक क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय पहला शासक था जिसने संपूर्ण रायचूर दोआब पर अधिकार प्राप्त किया था। कृष्णदेवराय ने बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त करके बीदर की गद्दी पर बैठाया और स्वयं यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। 1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क ने फादर लुई को कालीकट के जमोरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौता करने हेतु और भटकल व मंगलौर के मध्य कारखाना स्थापित करने हेतु विजयनगर कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा था।
उसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग या तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि विद्यमान थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है। तेलुगु भाषा को संरक्षण प्रदान करने के कारण कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लासिना पेड्डाना सर्वप्रमुख थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे, जिन्हें कृष्णदेवराय ने विशेष रूप से सम्मानित किया था। अपनी माता नागला देवी की स्मृति में नागलापुर नामक नगर की स्थापना की। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस और बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की। इसने हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेवराय के साथ एक युद्ध में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल खान मारा गया था। इसके मंत्री सालुव तिम्मा ने गोलकुंडा को पराजित किया था। इसके पुर्तगालियों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध थे। कृष्णदेवराय ने बंजर एवं जंगली भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के अनेकों प्रयास किए। इसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को विधवाओं पर समाप्त कर दिया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक लिखा है। यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसके बाद अगला शासक है अच्युत देवराय 1529 से 1542। कृष्णदेवराय ने अपनी मृत्यु से पूर्व अच्युत देवराय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अच्युत देवराय का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनिज ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। अच्युत देवराय ने नायंकर व्यवस्था को दोषमुक्त करने के लिए महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति की। नायंकर व्यवस्था क्या है, अभी आगे आ रहा है। जब हम विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन पढ़ेंगे उसमें इसी वीडियो में आगे आएगा। अगला शासक हुआ सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी। सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य का नाम मात्र का शासक था और वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय विजयनगर का पहला व्यक्ति था जिसने दक्कन की सल्तनत के झगड़ों में सक्रिय हस्तक्षेप किया, जिसमें उसको सफलता भी प्राप्त हुई। 1562 में राम राय के नेतृत्व में विजयनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ने अहमदनगर शासक हुसैन निज़ाम शाह पर आक्रमण किया था। राम राय ने विजयनगर की सेना में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती शुरू की। अब एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है विजयनगर साम्राज्य का, जिसका नाम है तालीकोटा का युद्ध। इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी में और यह युद्ध विजयनगर और दक्कन की सल्तनत के बीच हुआ था। विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति से दक्षिणी सल्तनतें इतनी आशंकित हो गई थी कि उन्होंने अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर आपस में एक संघ बना लिया। अपने शत्रु को पराजित करने हेतु एक सैनिक महासंघ का गठन किया गया। विजयनगर साम्राज्य विरोधी इस महासंघ में शामिल थे, जो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर थे। गोलकुंडा और बरार के मध्य शत्रुता होने के कारण बरार इस युद्ध के में बने सैनिक महासंघ में शामिल नहीं था। अर्थात तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था उसमें विजयनगर के साथ दक्कन की सभी सल्तनतें, जितनी भी दक्कन की सल्तनत थी, उन सब ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था। इसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर थे, लेकिन बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय ही था, जबकि युद्ध का नेतृत्व राम राय ने किया।
युद्ध की शुरुआत बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने विजयनगर पर आक्रमण करके की। इस युद्ध में राम राय का वध अहमदनगर शासक हुसैन निजाम शाह ने किया था। और क्यों किया था, ऊपर ये स्पष्ट है। जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा है, 1562 ईस्वी में राम राय के नेतृत्व में ही हुसैन निजाम शाह पर आक्रमण किया गया था, अहमदनगर पर। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेविल था, जिसकी कीर्ति ए फॉरगॉटन अंपायर है। इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का पतन निश्चित कर दिया। अब विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश है आरवीडू वंश, 1570 से 1649 ईस्वी। तालीकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमल ने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके आरवीडू वंश की स्थापना की। उसने वेणुगोंडा या पेनुगोंडा को विजयनगर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। तिरुमल को पतनशील राज्य का उद्धारक भी कहा जाता है। तिरुमल के पश्चात अल्प समय के लिए श्रीरंग प्रथम शासक हुआ और अगला शासक हुआ फिर वेंकट द्वितीय। 1586 ईस्वी में वेंकट द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कुछ समय पश्चात पुनः पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बना लिया। उसे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है, जिसने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। राजा ओयडयार ने वेंकट द्वितीय की अनुमति लेकर मैसूर राज्य की स्थापना की थी। वेंकट द्वितीय का स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार था। श्रीरंग तृतीय आरवीडू वंश और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। विजयनगर साम्राज्य का शासन राजतंत्रात्मक था। राजा को राय कहा जाता था और वह ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। सप्तांग विचारधारा का प्रचलन था। सप्तांग विचारधारा चाणक्य द्वारा प्रतिपादित की गई थी, जिसके अंग इस प्रकार थे: राजा, सेना, कोष, मित्र, दुर्ग, जनपद और अमात्य। मंत्रियों और नायकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। वैदिक कर्मकांड का प्रचलन था। अच्युत देवराय ने अपना राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में संपन्न करवाया था। दक्षिण भारत की संयुक्त शासक परंपरा का निर्वाह किया गया था विजयनगर साम्राज्य में। युवराज के राज्याभिषेक को पट्टाभिषेकम कहा जाता था। युवराज के अल्पायु होने पर प्रतिशासक या संरक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था थी, जो साम्राज्य के पतन के लिए बहुत अधिक सीमा तक उत्तरदायी सिद्ध हुई। धार्मिक रूप से सहिष्णुता की नीति का पालन किया गया। राज परिषद। राज परिषद प्रांतों के नायकों, सामंत शासकों, प्रमुख धर्माचार्यों, विद्वानों, संगीतकारों, कलाकारों, व्यापारियों और विदेशी राज्यों के राजदूतों को शामिल करके गठित किया गया एक विशाल संगठन होता था। यह राजा की शक्ति पर नियंत्रण का सबसे शक्तिशाली माध्यम थी। इस परिषद के माध्यम से ही राजा शासन करता था और राज्य के समस्त मामलों के संबंध में इससे परामर्श लेता था। कृष्णदेवराय के काल में प्रमुख विद्वान पेंडाना इस परिषद के सदस्य थे। मंत्री परिषद। राज परिषद के अतिरिक्त केंद्रीय परिषद के रूप में मंत्री परिषद भी विद्यमान थी, जिसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी होता था। इसकी तुलना मराठा कालीन पेशवा से की जा सकती है। इसे राज्य का प्रधानमंत्री भी कहा जा सकता है। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। इनकी सभाएं वेंकट विलास मंडप सभागार में आयोजित की जाती थीं। मंत्रियों के चयन में आनुवंशिकता के सिद्धांत का अनुसरण किया गया था। मंत्री परिषद में लगभग 20 सदस्य होते थे। 50 से 70 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति को
इस मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता था। यह मंत्रिपरिषद भी विजयनगर साम्राज्य के संचालन में सबसे महत्वपूर्ण संस्था में से एक थी। मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले व्यक्ति के लिए स्वस्थ होना एक परंपरा थी, यानी कि बीमार व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। ऋग्वेद के भाष्यकार सायण, बुक्का और हरिहर द्वितीय दोनों के मंत्री थे। प्रांतीय शासन। प्रांतीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई प्रांत थी। उसके नीचे मंडल, फिर कोट्टम, नाडु, मिलाग्राम, स्थल और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। प्रांतों पर राजकुमारों को ही गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। गवर्नर को प्रांतों में काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त थी। केंद्रीय सरकार प्रांत के प्रशासनिक मामलों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करती थी। गवर्नर को सिक्के चलाने, नए कर लगाने, पुराने करों को माफ़ करने, भूमि दान देने जैसे सभी अधिकार प्राप्त थे। उरैयर संगमकालीन गवर्नर को कहा जाता था। अब आती है नायंकर व्यवस्था। भू सामंत सेना नायकों को नायक कहा जाता था। इन सेना नायकों को राज्य की ओर से वेतन के बदले भूभाग प्रदान किए जाते थे। इन भूखंडों को अमरम कहा जाता था, इसलिए सेना नायकों को अमरम भूमि का उपभोग करने के कारण अमर नायक भी कहा गया है। इससे प्राप्त आय के एक अंश को उन्हें केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था और इसी भूमि की आय से राजा की सहायता हेतु एक सेना रखनी पड़ती थी। नायकों को सबसे अधिक तमिलनाडु में नियुक्त किया गया था। प्रारंभ में यह व्यवस्था आनुवंशिक नहीं थी, परंतु बाद में नायक आनुवंशिक होने लगे। इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर की नियुक्ति की थी। प्रांतीय गवर्नर राजा का प्रतिनिधि होता था और वह राजा के नाम से शासन करता था, जबकि नायक केवल एक सैनिक सामंत होता था। नायकों का स्थानांतरण सामान्यतः नहीं होता था, जबकि गवर्नर प्रशासकीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानांतरित या पदच्युत भी किया जा सकता था, परंतु कभी कभी नायकों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने हेतु राजा द्वारा उन्हें स्थानांतरित भी किया गया। नायक राजधानी में दो प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त करता था। उनमें से एक केंद्र में नियुक्त नायक की सेना का सेनापति और दूसरा स्थनपति नामक अधिकारी राज दरबार में नायक के एजेंट के रूप में कार्य करता था। नायंकर व्यवस्था में सामंतवादी लक्षण बहुत अधिक थे, जो विजयनगर साम्राज्य के विनाश का कारण बनी। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद अच्युत देवराय के शासनकाल में नायकों की हठधर्मिता को रोकने के लिए महामंडलेश्वर की नियुक्ति की गई। यहाँ एक तथ्य और आप समझ लीजिए कि नायंकर व्यवस्था की तुलना हम सल्तनत कालीन इक्ता व्यवस्था से और मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था से भी कर सकते हैं। अगली है हमारी आयंगर व्यवस्था। विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आयंगर व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक गांव को संगठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इन 12 शासकीय व्यक्तियों के समूह को आयंगर कहा जाता था। इनके पद अवैतनिक होते थे। इन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। आयंगरों के पद आनुवंशिक होते थे। आयंगर अपने पदों को बेच सकते थे या गिरवी भी रख सकते थे। उन्हें वेतन के बदले लगान और कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। इस प्रकार प्रदान की गई भूमि को मान्यम भूमि कहते हैं। राजस्व प्रशासन। लगान आय का प्रमुख साधन था। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख स्रोत थे, जैसे संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग कर, सामाजिक और सामुदायिक कर
अर्थदंड आदि। भू राजस्व एवं भूधारण व्यवस्था बहुत व्यापक थी। भू राजस्व की दरों में एक रूपता नहीं थी। ब्राह्मणों से उपज का 1/20वां भाग और मंदिरों की भूमि से उपज का 1/30वां भाग लगान के रूप में लिया जाता था, जबकि शेष राज्य से उपज के 1/6 भाग को भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था, जिसे शिष्ट कहते थे। इसके अतिरिक्त मकान, पशुओं, गडरियों, धोबी, मनोरंजन करने वालों व नाइयों पर भी कर आरोपित थे। अच्युत देव राय के समय नाइयों को व्यावसायिक कर से मुक्त कर दिया गया। विवाह कर वर और कन्या दोनों पक्षों से वसूल किया जाता था। कृष्ण देव राय ने विधवा विवाह को विवाह कर से मुक्त करके विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। इस काल में भिखारियों, मंदिरों व वेश्याओं पर भी कर लगाए जाते थे। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने या अस्थावन कहा जाता था। कृष्णदेव राय द्वारा भूमि कर के सही निर्धारण हेतु संपूर्ण साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण कराया गया था। भंडारवाद ग्राम ऐसे ग्राम थे जिनकी भूमि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे। धार्मिक सेवाओं के बदले राज्य की ओर से ब्राह्मणों, मठों और मंदिरों को दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेव, देवदेव और मठापुर भूमि कहलाती थी। यह भूमि कर मुक्त थी। किसी गांव में सेवा के बदले दी गई कर मुक्त भूमि को उंबली कहा जाता था। किसी युद्ध में शौर्य दिखाने वाले व्यक्ति या वीरगति को प्राप्त व्यक्ति के परिवार को दी गई भूमि को रथ या खत कौट गई भूमि कहा जाता था। पट्टे पे दी गई भूमि को कुट्टगी कहा जाता था और भूस्वामी और पट्टेदार के बीच की हिस्सेदारी को वारम व्यवस्था कहा जाता था। इसी प्रकार भूमि के साथ क्रय विक्रय होने वाले कृषक मजदूरों को कुदी कहा जाता था। विजयनगर प्रशासन में सिंचाई का कोई विभाग नहीं था। राज्य में सिंचाई की व्यवस्था व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा की जाती थी। अब आता है मुद्रा व्यवस्था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था, जिसको परदौस या परगोडा या पगोडा के रूप में भी जाना जाता है। प्रताप तथा फड़म सोने के छोटे सिक्के को कहा जाता था। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। विजयनगर का वराह एक बहुत सम्मानित सिक्का था, जिसे संपूर्ण भारत और विश्व के प्रमुख व्यापारिक नगरों में स्वीकार किया जाता था। हरिहर प्रथम के सिक्कों पर गरुड़ व हनुमान का चित्र अंकित है। लक्ष्मी नारायण प्रकार का सिक्का कृष्णदेव राय ने जारी किया था। सामाजिक स्थिति। ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च था, उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। चारों वर्ण में क्षत्रिय का कोई उल्लेख विजयनगर साम्राज्य में प्राप्त नहीं होता है। चेट्टी व्यापारी वर्ग था। एक अन्य वर्ग था वीर पंचाल, वो भी व्यापार से जुड़ा हुआ था। दास प्रथा का प्रचलन था, जिसका वर्णन निकोली कोंटी ने किया है। कुलीन वर्ग की स्त्री सम्मानजनक स्थिति में थी। वे महान विदुषी, राजकीय पदों पर आसीन और यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र में भी उनकी भागीदारी थी। महिलाओं के शिक्षा के प्रमुख विषय संगीत और नृत्य थे। ब्रह्मा विवाह का प्रचलन था। इसे कन्यादान या आदर्श विवाह भी कहा जाता है। देवदासी को भूमि या वेतन देने की प्रथा थी। गणिकाओं का वर्णन मिलता है। यह पर्याप्त रूप से शिक्षित मंदिर से संबद्ध महिला थी। विधवाओं की स्थिति ठीक नहीं थी। पर्दा प्रथा और सती प्रथा का वर्णन मिलता है। सती प्रथा को सहगमन कहा गया है और इसे मुक्ति का प्रतीक माना जाता था। यहाँ एक तथ्य ये भी ध्यान देने योग्य है कि सती प्रथा विजयनगर साम्राज्य में स्वैच्छिक थी। बारबोसा ने सती प्रथा का वर्णन किया है।
शिक्षा मंदिर, मठ और अग्रहार में दी जाती थी। विद्यालयों या महाविद्यालयों की स्थापना नहीं की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की भाषा तेलुगु और लिपि नंदी गणी थी। विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था। हरिहर प्रथम ने होयसल, बुक्का प्रथम ने मदुरई, हरिहर द्वितीय ने गोवा, जबकि कृष्णदेव राय ने रायचूर द्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। कालीकट विजयनगर का एक बंदरगाह था। सामान्यतः विजयनगर शासक शैव धर्म का अनुसरण करते थे, परंतु कृष्णदेव राय वैष्णव था। इसी प्रकार अराविडु वंश में भी वैष्णव धर्म प्रचलित था। हरिहर के सिक्कों पर वराह, हनुमान और गरुण अंकित थे। तुलु वंश के सिक्कों पर हनुमान, वरुण, वेंकटेश, बालकृष्ण और सदाशिव के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण, जबकि अराविडु वंश के सिक्कों पर वेंकटेश, शंख तथा चक्र अंकित थे। विजयनगर के अवशेष वर्तमान हम्पी में मिलते हैं। सर्वप्रथम बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने रायचूर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। इसी कारण विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में विवाद प्रारंभ हुआ था। अब आती हैं महत्वपूर्ण कृतियाँ विजयनगर साम्राज्य की। देवराय द्वितीय ने महानाटक सुधानिधि और वादरायण की ब्रह्मासूत्र पर टीका लिखी। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। कृष्णदेव राय ने ही तेलुगु में आमुक्त माल्यद और विष्णु चित्तीय की रचना की। पेड्डाना ने मनुचरितम, सुरोचित संभव और हरि कथा सागर की रचना की। नंदी तिम्मा ने परिजात हरण की रचना की। मल्लन ने राजशेखर चरित, पिंगली सूरत ने राघव पांड्य और तेनाली राम ने पांडु महात्म्य की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित अष्टदिग्गज इस प्रकार हैं: पेड्डाना, नंदी तिम्मा, भट्टमूर्ति, धूर्जटी, मल्लन, अच्युतराज, पिंगली सूरत और तेनालीराम। पेड्डाना को आंध्र कविता या तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। यह तेलुगु के साथ संस्कृत का भी उच्च कोटि का विद्वान था। 1 मिनट और रुक जाइए। मेरे इस चैनल पर आपको यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, यूके पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीआरओएआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, पैट जैसे सभी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए सब कुछ मिल जाएगा। जो तैयारी कर रहे हैं उनकी यहाँ से मैं पूरी तैयारी स्मार्ट स्टडी से करवा दूँगा। जिनकी तैयारी पहले से है, विश्वास कीजिए यहाँ से अच्छा आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। आप अगर इस बात को समझ रहे हैं तो इस चैनल भारत सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और शेयर करके आप भी इस यात्रा में मेरे साथ दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।